जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे विद्यार्थियों, समय ज़्यादा पिछली कई क्लासेस के बाद आज हम लोग फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं। पिछली लास्ट क्लास जब हम लोग फिजिक्स की किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था मानव नेत्र में होने वाले रोग तथा उनका निवारण। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उसको चित्र सहित जरूर याद रखें कि मानव नेत्र में जो रोग होता है उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसके निवारण में कौन सा लेंस उपयोग जाता है और निवारण के बाद जो प्रतिबिंब बनता है उस चित्र के थ्रू कहाँ बन जाता है। उस चित्र सहित आपको याद होगा तो आपका नंबर स्कोरिंग ज़्यादा होगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसी चैप्टर का, जो चैप्टर दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो मानव नेत्र आपका खत्म हो चुका। उसी का अगला पार्ट है रंग बिरंगा संसार। उसमें से 2-3 चीजें आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको ये आबिंदुता आना चाहिए और ढांचता आना चाहिए। इन दोनों की बात करें तो ये इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडिंग। क्या बोलते हैं? और ढांचा बोलते हैं कलर ब्लाइंडिंग। ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी बच्चे को दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है लेकिन रंग नहीं पहचान पाता है। किसी बच्चे को आपने देखा होगा, किसी बुजुर्ग को देखा होगा या किसी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे को आपने देखा होगा कि दिखाई तो उसे बढ़िया देता है लेकिन उसे कलर पहचानने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। आपके पास जो बुकलेट होगी तो ये गोलाकार है ना, इसका हम एक कलर फोटो आपको देंगे। उसमें अगर आपके आंख में दिक्कत होगा उसमें से आप नमस्ते भैया, उसमें आप कलर नहीं पहचान पाएंगे तो आपको अलग से हम दे देंगे, एक पेज आपको देंगे कलर ब्लाइंडिंग का। तो याद रखिए कलर ब्लाइंडिंग ऐसा रोग होता है जो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं और दंडाकार कोशिकाएं। तो उसकी बातें तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आबिंदुता क्या है। आबिंदुता एक ऐसा रोग होता है हमारे मानव नेत्र में होने वाला कि जब हमें दिखाई बहुत ही दिक्कत से होता है। जैसे मान लीजिए कि मान लो कोई एक वस्तु रखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और एक ही वस्तु में आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखाई देगा। अगर नीचे अड़िया दिखाई देगा ना तो ऊपर नहीं दिखाई देगा अच्छे से, ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहा तो नीचे अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ये आबिंदुता के कारण होता। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे नेत्र में, ध्यान दीजिए, हमारे नेत्र में जो नेत्र गोलक है उसमें दोष हो जाता, छोटा बड़ा होना। क्या होना? छोटा बड़ा होना। जो हमारे नेत्र गोलक में, क्या भैया अंदर देखिए होगा तो हमारे नेत्र गोलक में क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाने के कारण आबिंदुता रोग हो जाता। इसके निवारण के लिए क्या होता है? इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता। बेलनाकार लेंसों का उपयोग अब मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने के लिए बहुत ही कम आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, लेकिन समझ जाओगे तो ऑब्जेक्टिव भी कर जाओगे, लिख भी डालोगे। सबसे पहले अगर सवाल पूछेगा कि आबिंदुता रोग जो है वो किन कारणों से होता है, तो नेत्र गोलक के अनियमित आकार के कारण। किसी कारण जो आबिंदुता होता है साथियों, क्या होता है, गोलाकार। याद रखिए नेत्र गोलक, क्या नेत्र गोलक के अनियमित, क्या अनियमित आकार, अनियमित आकार के कारण, अनियमित आकार के मतलब क्या, जो नेत्र गोलक हमारा है उसका आकार क्या रहता है, डिसबैलेंस रहता, तो आबिंदुता हो जाता है। अब अगर ये रोग हो गया तो इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने के लिए साथियों बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंसों, किसका? बेलनाकार लेंसों। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आ जाइए। आपको बताया जो आबिंदुता होता है इसका मेन कारण है कि हमारा जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक जो है इसका अनियमित आकार, क्या है, अनियमित आकार। और इसका मेन जो आपको इलाज हो क्या है, बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता। ये 2 नंबर का सवाल इससे पूछता है, या तो पूछेगा आबिंदुता किसे कहते, तब तो आप जो आपके बुकलेट में लिख देंगे याद करके। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में तो जरूर याद रखिए जो आबिंदुता है उस स्थिति में हमें क्या दिक्कत होता है। तो उस स्थिति में हमें वस्तुएं मान लो रखी हुई है, कोई एक वस्तु ऐसी रखी हुई है, क्षैतिज में रखी हुई है। अब सामने रखी तो है, जो सामने रखी हुई वस्तु है वही हमें कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। वही वस्तु क्या होता है, कभी हमें छोटा कभी बड़ा दिखाई देता, कभी नीचे कुछ दूसरे आकार का, ऊपर कुछ दूसरे आकार का दिखाई देता है। तो उसे बोलते हैं आबिंदुता। क्या बोलते हैं? आबिंदुता। और इसका मेन कारण क्या है कि नेत्र गोलक का अनियमित आकार का हो जाना। इलाज क्या है?
बेलनाकार लेंसों के द्वारा इलाज किया जाता। ये तो हो गया। दूसरा है कलर ब्लाइंडिंग से बोलते हैं वर्णधांधता। क्या बोलते हैं? वर्णधांधता जन्मजात होता है। क्या होता है? ये बचपन से ही रोग होगा। अगर किसी को रोग होगा तो वर्णधांधता बचपन से रोग होता। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल एक पूछूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था हमारे माइंड में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं और दंडाकार कोशिकाएं। तो चूंकि कलर ब्लाइंडिंग है, मतलब ये रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। वर्णधांधता रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो जिस रोग के कारण लोग दिखाई तो सब कुछ पड़ेगा, पहचान लगे कौन सी वस्तु, लेकिन रंग पहचानने में बहुत सारी दिक्कत होती। तो कोई बताएगा कि हमारे नेत्र में कौन सी कोशिकाएं हैं? कौन सी कोशिकाएं हैं? शंक्वाकार। क्या है? तो अगर दूसरा सवाल पूछे कि वर्णधांधता में क्या कमी रह जाती है, कि किस कारण से होता है, तो हमारे माइंड में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती। जिसके भी माइंड में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है उसमें वर्णधांधता रोग हो जाता। मतलब जिसके नेत्र में वर्णधांधता रोग होता है उसमें शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती। इससे ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि शंक्वाकार कोशिकाएं की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वर्णधांधता। क्या होता है? यह वर्णधांधता किस कमी से होता है, ये भी उल्टा पूछ सकता है। ये क्या है? ये जन्मजात रोग है। क्या साथियों? इसका कोई इलाज नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। 2 मैंने आपको बता दिया। एक बता आबिंदुता। आबिंदुता क्या है? एक ऐसी स्थिति हमारे नेत्र में जब हमें पास रखी या दूर रखी वस्तुएं एक आकार की नहीं दिखाई देती है, कभी कम, कभी छोटा, कभी बड़ा दिखाई देता है। इसका मेन कारण क्या है? कि नेत्र गोलक का अनियमित आकार। इलाज क्या है? बेलनाकार लेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? कलर ब्लाइंडिंग। कलर ब्लाइंडिंग में क्या होता है? शंक्वाकार कोशिकाएं क्या होती है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण क्या होता है? अवर्णधांधता होता। ये आपको इसलिए जरूरी है कि आप बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हो सकता है। जब आप आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। नमस्ते भैया। दूसरी चीजें पूछ लेता है, 2-3 जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए कि ये किस कारण से होता है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता। ये कौन सा रोग है? ये जन्मजात रोग है। नमस्ते भैया। क्या है? जन्मजात रोग। और इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ये 2 चीज जो मैंने अभी बताया है तो ये रंग बिरंग का संसार का रिलेटिव रखता है मानव नेत्र से। क्या है? मानव नेत्र से। आज जो हम लोग शुरू करेंगे प्रिज्म तथा प्रिज्म कोड के द्वारा शुरू करेंगे। प्रिज्म क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा। 3 भुजाओं से बनी, 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन प्रिज्म भी इसी को कहते हैं। कब कहते हैं? जब समांग पारदर्शी माध्यम होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म के लिए क्या होना चाहिए भैया? समांग पारदर्शी माध्यम। क्या? ठीक है। जब कोई 2 भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, जब कोई 2 भुजाओं से ये 3 भुजाओं से घिरी कोई समांग पारदर्शी माध्यम, जिसे प्रिज्म कहा जाता। समांगी बहुत जरूरी है। समांग मैंने बोला है, समांग नहीं होगा तो प्रकाश का उस तरफ स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। दूसरी बात, पारदर्शी क्यों बोला? क्योंकि उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और माध्यम तो मीडियम आप सभी को पता है। 3 कोण इसमें होते हैं, लेकिन उसी के आगे सवाल लिखा है प्रिज्म कोण। क्या लिखा है? प्रिज्म कोण। तो कुछ इस प्रकार से होता है क्या आपका प्रिज्म। तो ये क्या है भैया? ये आपका प्रकाश पड़ेगा तो ये आपतित किरण होगा, ये निर्गत किरण होगा, मतलब परावर्तित किरण होगा, तो अपवर्तित किरण। तो ये आपतन तल तो होगा, आपतन तो होगा। तो जो ये आपतन तल के बीच में कोण बनता है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। एक यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता। तो आपतन तल के माध्यम में आपतन या 2 आपतन तलों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। एक आपतन तल ये हाल आपका हो गया, एक आपतन तल ये। तो 2 आपतन तलों के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण होता। इसी को डिटेल्स में मैंने आपके पीडीएफ में दे दिया है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। प्रिज्म कोण जरूर याद रखिएगा। और याद रखिए जितने टॉपिक्स हैं लिखने के लिए बहुत कम आते हैं, 1 नंबर का सारा सवाल है। क्या है? 1 नंबर का सवाल है। पूछ लेगा कि वह कोण कौन सा कोण होता है जो 2 अपवर्तन तलों के बीच में होता है? प्रिज्म कोण होता है। या पूछ सकता है कि 3 भुजाओं से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को कहा जाता है।
प्रिज्म कहा जाता है। तो कई माध्यम से सवाल को पूछ सकता है, लेकिन प्रिज्म का मेनली जो काम होता है प्रकाश को मोड़ना होता है। कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रिज्म का मुख्य कार्य होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। क्या होता है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। अभी मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आबिंदुता एक ऐसा रोग होता है जिसमें पास में रखी चाहे दूर में रखी वस्तुएं आपको समान आकार की नहीं दिखाई देंगी। वही एक ही वस्तु तो कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देगा। अगर ऊपर बड़ा तो नीचे में छोटा दिखाई दे सकता। इसका मेन कारण क्या है? नेत्र गोलक का नियमित आकार होना। इलाज क्या है? बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। दूसरा मैंने बताया वर्धांतता। क्या होता है? वर्धांतता एक जन्मजात रोग है। जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो जन्म से होता है और कभी खत्म नहीं होता। उस बच्चे में हुआ है, फिर उसके आने वाली पीढ़ी में भी होगा, कभी खत्म, उसका कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इसमें दो सवाल पूछा सकता है कि शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वर्धांतता। यह सवाल उल्टा पूछ सकता है कि वर्धांतता में जो रोग है वो किस कारण से होता? शंक्वाकार कोशिकाओं की। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। 3 कोण बोल सकते हो। अच्छा, दूसरा सवाल प्रिज्म कोण क्या है भैया? आ जाओ भैया। प्रिज्म कोण क्या है? तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? 2 आपतन तलों, क्या 2 आपतन तलों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये 3 में कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? आपके पास जो भी पीडीएफ मिला है, आपके पास जो भी बुकलेट है, एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा इसको क्लियर करने के लिए। अभी मैंने आपको समझा दिया है। जितना मैंने बताया अगर इतना याद रखोगे तो अगर इससे 1 नंबर वाला सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा, 2 नंबर का सवाल भी आएगा तो नहीं छूटेगा, 2 नंबर से आएगा इसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा। एक सवाल आता है जो 7 स्पेक्ट्रम बनाना होता है, वो भी शायद 2 या 3 नंबर में आता है, वो भी कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। खड़े विशाल, ठीक है, खड़े विशाल, बता भाई विशाल कि मानव नेत्र में वो कौन सा रोग है जिस कारण से इंसान को कलर पहचानने में दिक्कत होता है? वर्धांतता। क्या है? वर्धांतता जिसे कहते हैं। वर्धांतता किस कारण से होता है? अभी मैंने बताया कि आप लोग किसी के बीच में मत बोलिए। आप अभी अगर बोल देंगे वो यहाँ प्रदर्शन बढ़िया कर लेगा, फिर उसके लिए आगे कमजोरी बन जाएगी। बैठ जाओ। तो वर्धांतता जो रोग है ये शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है और आबिंदुता जो है नेत्र गोलक के अनियमित आकार के कारण होता। इसका इलाज है कि बेलनाकार। इसका इलाज कोई नहीं है। इसका इलाज कोई नहीं होता है क्योंकि डीएनए के थ्रू होता है और डीएनए के साथ होने वाला रोग मरने के बाद भी नहीं खत्म होता है, फिर उसके आने वाले बच्चों में हो जाता है। तुम्हारे कुछ शकल जो मिलता है, तुम्हारे कुछ पहचान तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलता है, तो डीएनए के थ्रू है। क्या है? तो वैसे वर्धांतता जो रोग है ये डीएनए के थ्रू होता है। क्या होता है? जीन के थ्रू होने वाला रोग। फिर प्रिज्म क्या है? तो 3 भुजाओं से या 3 कोणों से घिरा एक क्या होता है? समान पारदर्शी माध्यम होता है। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? 2 आपतन तलों के बीच में बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। बाकी आपके पास जो भी बुकलेट है एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा तो और ज्यादा क्लियर। बाकी ध्यान दीजिए, अभी मैंने जो बताया आपको प्रिज्म कोण बताया है। प्रिज्म कोण का बनता है, मान लो ऐसे एक प्रिज्म है, क्या ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कोई प्रिज्म है। तो जो आपतन कोण, जो आपतन तल होगा दोनों, इसके बीच में जो कोण बनता है क्या होता है? उसे प्रिज्म कोण। लेकिन साथियों अभी आपके पास एक चित्र होगा, देखिएगा अपने बुकलेट में, और एक बार मैं विचलन कोण को पढ़ता हूँ, एक बार देखिएगा। देखिए, आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता। इसे डेल्टा से लिखा जाता। एक बार डेल्टा आप लोग लिख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा, ब्रेकर में छोड़ दिया मैंने, ऐसे लिख लीजिएगा। ओके, डेल्टा कई प्रकार से बनता है, ये घबराइएगा नहीं कि ये डेल्टा है, 2-3 प्रकार से होता। अब देखिए यहाँ पे चित्र के थ्रू में समझाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा है? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है। ओके, चलिए। फिर क्या? निर्गत किरण, यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है। चलिए, तो आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कैसे कैसे तुमको बताएं कि एक कोण यहाँ बन रहा है,
एक कोण यहाँ बन रहा है और एक पूरा कोण तुमको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक कोण यहाँ बनता दिखाई दे रहा है, मिला? अब ध्यान दीजिए, अब एक प्रकाश यहाँ से डालिए, ध्यान देना, ये आपतित किरणें हैं सारे, ठीक है? अब अगला देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कोण बनता है ये होता है क्या? डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। यहाँ पर विचलन कोण बनता, आप समझिए कैसे, एक बार मैं फिर से ड्रा करता हूँ। ये आपका प्रिज्म में क्या है, और जब आपको प्रिज्म ने दिखाया था तो बीच में तो कोई लेयर दिखाई दी होगी, तो यही जो बीच वाला लेयर है क्या है, यहीं से प्रकाश टकराता है। तो यहाँ एक प्रकाश आपतित की गई, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो एक प्रकाश यहाँ से क्या हुई, नीचे से डाइवर्ट हुई। तो कुछ भाग तो चूंकि यहाँ एक लेयर है, टकरा के नीचे आएगा और कुछ भाग ऊपर जाए, और जब ये टकराएगा तो वहां भी तो टकराएगा, वहां से भी तो कुछ ना कुछ किरण वापस आएगा यहाँ पे। तो जो यहाँ कोण बनता है प्यारे साथियों, ये क्या होता है? डेल्टा। ओके, इसी को विचलन कोण कहा जाता है। अब ध्यान दिए, ये तो विचलन कोण हुआ, लेकिन एक हमारा जो काम का है वो अल्पतम विचलन कोण। क्या है अल्पतम? मतलब कम से कम। क्या है? अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम बढ़ा दें, क्या, या इस चित्र की ओर देखो ऊपर, अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको हम बढ़ा दें ऊपर और इसको बढ़ा दें तो ये, इसको बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो आपका क्या है विचलन कोण है ये कम हो जाता, इसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और इसको साथ में लिखा जाता है एम, क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ओके, और ये इसके ऊपर एक सूत्र होता है, ये होता है एन बराबर साइन ए प्लस, शायद इसे सिग्मा बोलते हैं, याद रखिए इसे सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा में सिग्मा होता है, सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। बाकी हम एक बार देख के बताए, सिग्मा होता है शायद, सिग्मा एम, सिग्मा एम, सिग्मा एम होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है, याद रखिएगा, सिग्मा कर लीजिए अपने बुकले में, सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा तीन प्रकार से बनता है, एक सिग्मा ऐसे भी बनता है, एक कैपिटल सिग्मा होता है। क्या होता है? ये स्मॉल सिग्मा होता है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो एक सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस सिग्मा एम अपान 2, और यहाँ पे होता है साइन ए अपान 2। तो ए क्या है? तो ए आपका प्रिज्म कोण। क्या है? ए आपका क्या है? प्रिज्म कोण है। और ये सिग्मा एम क्या है? आपका न्यूनतम विचलन कोण। क्या? न्यूनतम विचलन। इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, इस पे एक न्यूमेरिकल आता है। याद रखिए डेल्टा नहीं है, सिग्मा है। क्या है? आप सिग्मा इस प्रकार से बनता है, लेकिन ये कैपिटल सिग्मा होता है। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, शायद वो वाले पैड में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, बारंबारता पढ़ा होगा आपने, तब इसका उपयोग हुआ होगा। बारंबारता का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ एक्स करके आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? ये कैपिटल सिग्मा है। क्या है? ये स्मॉल सिग्मा। तो स्मॉल सिग्मा एम को लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण से, और ए होता है आपका प्रिज्म कोण। क्या होता है? एन बराबर सूत्र जरूर लिखिए भी तुरंत, साइन ब्रैकेट में ए प्लस सिग्मा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2, ये सूत्र तुरंत लिखिए। और इस सूत्र के मदद से हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो विचलन कोण क्या होता है साथियों? कि आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या होता है? विचलन कोण कहलाता। अगर हम विचलन कोण के मान को बढ़ा, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपतन कोण क्या होगा? बढ़ जाएगा, और ये मान क्या होगा? घट जाएगा। इसे अल्पतम या न्यूनतम, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे
सिग्मा एम से लिखा जाता है। इसको आप सिग्मा कर लीजिए, ये सूत्र जरूरी है। इसके बाद में आपको श्वेत प्रकाश बता देता हूँ। हाँ, यन बराबर, यन क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। ये सूत्र हो गया? यस सर, हो गया। जल्दी करिए, कोई डाउट हिमेश? जल्दी करो। ये याद रखिएगा, ए क्या है? ए आपका प्रिज्म कोण है, सिग्मा। हाँ भैया, मतलब कहा समझाना ही तो बताऊंगा। अच्छा सुनो, विचलन कोण क्या, पहले ये समझो। तो किसी भी प्रिज्म में जब आपतन कोण और निर्गत कोण, निर्गत कोण नहीं, आपतन किरण, आपतित किरण क्या है? तो कोण बनेगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है जिसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण मतलब आपतित किरण को बढ़ाया जाता है, इसका मान बढ़ाया जाएगा तो विचलन कोण का मान क्या होगा? घटेगा। उसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे सिग्मा एम से लिखा जाता। ये स्मॉल सिग्मा है, एक कैपिटल सिग्मा है। ओके, एक सूत्र जरूर लिखे, इस पे काम हम लोग करेंगे। ओके, जल्दी करिए। श्वेत प्रकाश क्या है भैया? तो श्वेत प्रकाश आपको जो भी दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश जो भी तुम्हें दिखाई देता है वो श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ। तो श्वेत प्रकाश में इतना पूछता है एग्जाम में अगर आता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता, जो हमें क्या बोलते हैं उसे आसमान में दिखाई देता है बारिश के टाइम, इंद्रधनुष का। तो इंद्र रेनबो जिसे बोलते हैं, रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो रेनबो हमें बरसात के बाद दिखाई देता है, लेकिन बरसात से पहले हमें कौन सा प्रकाश दिखाई देता है हम कलर नहीं पहचान पा रहे हैं। कभी आपको लाल दिखाई देने लगेगा, कभी आपको ऑरेंज दिखाई देगा, कभी कुछ कलर दिखेगा, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी हल्का, कभी गाढ़ा। तो क्या है वो? श्वेत प्रकाश है। क्या है? जो सूर्य की प्रकाश हमें दिखाई देती है क्या है? श्वेत प्रकाश होता है। इससे केवल एक ही सवाल पूछेगा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते? 7 रंग। क्या होते हैं? या सवाल दूसरा पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश को कहा जाता है तो श्वेत प्रकाश कहा जाता है। या तो सवाल और पलटेगा तो पूछेगा श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसमें कोई डाउट? हाँ भैया, लिखे तो नहीं कि मतलब 7 रंग आएगा 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 आएगा। तुम पहले घबराए क्यों? अरे पूरी कहानी तो खत्म हुई, तो अभी तुम शुरू किया है। 7 कलर के नाम भी बताएंगे तुमको हम, 7 कलर के नाम भी तुमको हम बताएंगे। यही स्पेक्ट्रम में उसी का काम है। आगे हो गया ना? चलिए, सबसे पहले समझना स्पेक्ट्रम क्या है। क्या है? तो स्पेक्ट्रम है 7 रंगों की पट्टी। क्या है? नहीं, 7 रंगों की पट्टी। 7 रंग आपके ये है। क्या है? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और इंडिगो है, वायलेट है। ओके, सबसे ज्यादा जो स्पेक्ट्रम में पूछा जाता है उससे केवल एक सवाल पूछा जाएगा कि स्पेक्ट्रम जब बनता है तो कितने रंग बनते हैं? ये क्या है? 7 रंग बनेंगे। 7 रंग के नाम पूछ सकता है। क्या? रेड मतलब लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। ये तो सीरियल वाइज इंग्लिश का है। इसका हिंदी ट्रिक उल्टा जाएगा, बैगनी हापी नाला। क्या? क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि आपने देखा होगा खतरों का रंग लाल होता है। खतरों का रंग लाल क्यों होता है यहाँ समझने की जरूरत है। और यहाँ में जो फिर से फिगर बनाता हूँ यहाँ समझिएगा ध्यान से। एक प्रिज्म है। ओके, जब हम इसमें श्वेत प्रकाश डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग श्वेत प्रकाश यहाँ से डालेंगे, यहाँ से जब डालेंगे साथियों, तो क्या होता है ये ऐसे धीरे धीरे पट्टियों में टूट जाता। ओके, और धीरे धीरे नीचे की ओर बहता जाता। ये 7 लेयर में बनता है ऐसे धीरे धीरे। लेकिन याद रखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लाल रंग सबसे ऊपर रह जाता है और सबसे नीचे क्या हो जाता है? बैगनी रंग। क्या होता है? याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि सबसे जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है और विक्षेपण बनता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। क्या होता है? सबसे ऊपर कौन सा होता है? और सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। क्या होता है? क्या होता है? हाँ बोलो बेटा। तो बता रहे, वही बता रहे हैं, समझो। तो 2 सवाल यहाँ से पूछेगा कि जो आपका वर्ड विक्षेपण बनता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? लाल। और सबसे नीचे? ऐसा क्यों होता है?
तो इसे बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन किसे बोलते हैं? तो आपने अपवर्तन में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता। तो देखिए प्रिज्म था, क्या था? और बाहर हवा था, तो बाहर क्या है? विरल है, अंदर क्या है? तो जब ऊपर से प्रकाश को डाला गया तो क्या नीचे की ओर झुकेगा? अब याद रखिए सबसे ऊपर लाल क्या है, नीचे क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा तरंग दैर्घ्य। क्या पढ़ा है? और आपके बुकलेट में मैंने डाल भी दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है। यहाँ देखिए लिखा है विचलन मतलब विचलित तो होना। लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके पीछे तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। नोट करके लिख लीजिए इसको नोट में लिखिए सभी लोग, बुकलेट में लिखो, लिखेगा जिस कलर का क्या, जिस प्रकाश के रंग का या जिस रंग के प्रकाश का, जिस रंग के प्रकाश का, जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है, कम होता, यही मेन कारण है, कम होता। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो यहाँ पर जो लाल रंग का प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। क्या है? याद रखिएगा जो लाल रंग का प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा है। और बैगनी रंग का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। इसलिए जो लाल रंग है वो क्या होता है? उसका विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन बहुत ज्यादा होता। ओके, ये हो गया। दूसरा सवाल पूछता है कि खतरों का रंग लाल क्यों होता है? क्या होता है? इसे होगा तो आगे समझाए। अगला सवाल पूछता है कि खतरों का रंग लाल क्यों होता है? तो चूंकि खतरे का रंग लाल इसलिए रखा गया है कि लाल रंग का विचलन कम होगा। क्या होगा? विचलन कम क्यों होगा? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए भैया खतरे का रंग लाल जो है। हाँ भैया, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला भैया बताए ना बैगनी। बैगनी। अभी मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, वहाँ पे लिखा भी तो आपके बुकलेट में है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका है? बैगनी रंग का है। सबसे कम विचलन किसका है? लाल। सबसे रंग लाल का कम क्यों है? इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन क्यों है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे ज्यादा क्या है? तरंग दैर्घ्य क्या है? लाल। लेकिन अगर विचलन पूछ लेगा तो बैगनी। तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल है और विचलन पूछेगा तो बैगनी है। ये तो हो गया। दूसरा सवाल पूछता है कि खतरे का रंग लाल क्यों होता? ध्यान से समझिएगा। हमारा वायुमंडल जो है, वायुमंडल में बहुत सारे कण आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो आप देखिएगा कि आपके घर पे जिस खिड़की से थोड़ा सा रोशनी आ रहा हो उसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। आगे इसमें बुक में है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। टिंडल प्रभाव के द्वारा समझिएगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी छोटे से सुराख से प्रकाश की स्रोत आती है, आप रोशनी देखे होंगे कि आपके रोशनदान से आता है, आपकी खिड़की से आता है, या कोई मिट्टी की दीवार है चिटकी उसमें से आता है, छोटा सा प्रकाश की लेयर आती है, तो इसमें छोटे छोटे कण दिखे देंगे। उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव में छोटा छोटा कण आपने देखा है, लेकिन क्या इस समय कोई छोटा कण तुम्हें दिखाई दे रहा है? लेकिन अगर यहाँ पर अंधियाला कर दिया जाए और एक प्रकाश स्रोत दिया जाए तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो अब जब हमारा सूर्य का प्रकाश बाहर निकलता है, श्वेत प्रकाश, उसमें होता है लाल रंग। क्या होता है? तो चूंकि लाल रंग का विचलन कम है, क्या है? विचलन कम है मतलब कम विचलित होगा, कम भटकेगा, तो हमें दूर से ज्यादा दिखाई देगा। क्या? दूर से ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए खतरे का रंग क्या होता है? खतरे का रंग लाल इसलिए होता है साथियों क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए इसको रखा गया कि दूर पर भी होगा तो तुम्हें दिखाई देगा। एक सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल कभी कभी पूछा जाता है साथियों कि हमें स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपके बुकलेट में सब कुछ है, आप लोग पढ़िएगा, मैं समझा रहा हूँ। स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता? तो देखिए
नीला कितने नंबर पे, ब्लू यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो जब श्वेत प्रकाश धीरे धीरे क्या होता है वायुमंडल में फैलता है, और वायुमंडल में फैलने के साथ साथ ये अगर इसको मिडल लिया जाता है, इसको क्या लेना है, लगभग क्या है बीच का पार्ट लिया जाता है, किसमें न ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है न ज़्यादा विचलन है। ब्लू कलर जो है न ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला न ज़्यादा विचलन। विचलन किसे कहते हैं, विचलित होना, रास्ता भटक जाना। तो जो नीला कलर कहा जाता है कि ज़्यादा विचलित नहीं होता, तो इस कारण से हमारी आंखों तक दिखाई, और चूंकि ये क्या है मध्य रंग से बोला गया है। तो जैसे जैसे आकाश की ओर प्रकाश बढ़ता है, हमारी आंखें बढ़ती हैं, तो क्या होता है ये हमें धीरे धीरे बीच का लेयर दिखाई देता है। आपको कभी कभी ये लाल ज़्यादा दिखाई देगा आकाश, सुबह का टाइम देखना सूरज ज़्यादा दिखाई देता है, उनको पढ़ाएंगे, वो तो अलग से पढ़ाएंगे उसको हम, और शाम का टाइम भी लाल दिखाई देता है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन जो ब्लू कलर इसको समझिएगा कि ये मध्य का कलर माना गया है, इसलिए हमें आंखें, लेकिन इसका उल्टा कभी कभी होता है। जब हवाई जहाज में जो कोई चढ़े तो उसे पूछना, जब ऊपर जाता है वायुमंडल के ऊपर तो सब काला दिखाई देता है उसे। वायुमंडल के नीचे रहोगे तो तुम्हें आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला, लेकिन वायुमंडल के ऊपर जाओगे तो कैसा दिखाई देगा, काला। क्योंकि जो प्रकाश का विचलन है वो केवल वायुमंडल में ही होता है। क्या होता है, तो वायुमंडल में तुम्हें कभी कभी खतरे का रंग लाल होता है, ये भी तुम्हें पता चला। मैं पूछने दो थोड़ी देर, हेलो रितेश, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, बैठ जाइए, बताओ भाई। हाँ, क्योंकि उसमें रंगधार ज़्यादा होता है। रंगदार ज़्यादा होता है वो तो अलग बात है, उसका विचलन कम होता है, मेन कारण विचलन कम होता है। तुम ऐसा आदमी रखना चाहोगे जो विचलित कम हो, क्या हो, जो रास्ता कम भटके। रास्ता भटक जाएगा तो मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। तो खतरे का रंग लाल इसलिए रखा गया है क्योंकि जो खतरे का रंग लाल है उस प्रकाश का विचलन बहुत कम होता है और दूर से दिखाई देता। विचलन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ओके, और बैगनी कलर का सबसे ज्यादा विचलन होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता। यहीं पे आके बच्चे लटक जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल, क्या, और सबसे कम किसका है, बैगनी। विचलन सबसे ज्यादा किसका है, बैगनी, और सबसे कम किसका है, लाल। लाल का विचलन सबसे कम क्यों है, सबसे ज्यादा। तो एक ट्रिक में याद रखिए कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। इसको जरूर याद रखिए। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है इसमें मैंने पढ़ाया स्पेक्ट्रम पढ़ाया है, वर्ण विक्षेपण मैंने बताया। स्पेक्ट्रम क्या है, 7 रंगों की पट्टी होती है। जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी समान पारदर्शी माध्यम से क्या कहता है, प्रवाहित किया जाता है तो एक पर्दा टाइप में पट्टी बन जाती है, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जब उस जो कलर को एक पट्टी पर लिया जाता है, कलर पे लिया जाता है लाइन के थ्रू, उसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वर्ण विक्षेपण में पर्दा ले लिया जाता है और स्पेक्ट्रम में पर्दा नहीं लिया जाता। ओके, पर्दे के द्वारा हम देख लेते हैं कौन सा रंग कितने लेयर में बना हुआ, ये हो गया। फिर मैंने बताया वर्धानता। वर्धानता क्या है, डीएनए के थ्रू एक रोग है, क्या है, किस तरह से होता है, शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता। उससे पहले क्या पढ़ाया मैंने, आबिंदुता। आबिंदुता क्या है, मानव नेत्र में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसके कारण समान रखी वस्तुएं आपको समान आकार की नहीं दिखाई देती। कारण क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या अनियमित हो जाना। इलाज क्या है, बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। बाकी की बातें हम लोग इसमें आगे जो पढ़ना है कि जो हमारे पास ये श्वेत प्रकाश है, इधर तो हम प्रिज्म से मैंने गुजार दिया तो ये बन गया 7 कलर में। अब इसे फिर से हम प्राप्त करेंगे श्वेत प्रकाश में नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं और तारे क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा इंद्रधनुष का बनना। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं बताऊंगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और आज की क्लास में मैंने बता दिया है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। खतरे का रंग लाल क्यों होता है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मैं कल बताऊंगा। और आपको सूर्य उगता नहीं है फिर भी आपको दिखाई देता है सुबह का टाइम 2-3 मिनट पहले, और सूर्य छिपने के बाद भी दिखाई देता है। इसका मेन कारण मैं कल आपको समझा दूंगा और कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इसमें के 8 सवाल लगाएंगे। केवल इसमें 8 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं।
फिर आपसे मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप रिवीजन करते रहें। आपके पास जो भी सोर्स है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरी गारंटी है कि जैसे समझे हो तुरंत वैसे गायब भी हुई, जैसे समझे हो जल्दी जल्दी वैसे गायब हो जाएगा। आपका चाहे बुक हो चाहे आपके पास जो बुकलेट दिया वो हो, आप रिवीजन करते रहें। मतलब केवल एक क्लास और होगी थ्योरी की और एक क्लास न्यूमेरिकल की होगी। बाकी हम लोग आगे पार्ट से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। उसको भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको जो भी समझ में ना आए पढ़ते रहिए, पूछते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लगातार अगर आप किसी काम को करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। आपने एक चींटी को देखा होगा या आपने मकड़ी को भी देखा होगा जाला बनाते समय, तो जाला बनाते समय कितनी बार गिरती, कितनी बार संभलती है, लेकिन वो लगातार प्रयास करती रहती है। तो आप भी जब आप लगातार प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर एक दिन को मोटिवेशन में आके पढ़ लो 8-10 घंटा, फिर आगे 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। लगातार पढ़िए, चाहे 2 ही घंटा पढ़े, लगातार पढ़े। आई होप आप लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।